हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तब क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित कहलाता है। यानी जिस देश की राष्ट्रीय आय उच्च होती है वह देश विकसित श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें पहला नेपाल है, ये विकसित तो नहीं है। ब्रिटेन, बांग्लादेश और श्रीलंका। निश्चित रूप से इसमें ब्रिटेन जो है विकसित श्रेणी में आता है, बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब जो है विकासशील देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? भूमि का पारिश्रमिक यानी भूमि से हमें आय के रूप में क्या देता है, प्राप्त होता है ना? तो इसका आंसर है लगान। भूमि से लगान जो है एक पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होता है, यानी टैक्स। ये जो भूमि कर जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं भूमि से प्राप्त पारिश्रमिक, जिसको लगान कहा जाता है या कर कहा जाता है या टैक्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या क्या है? मतलब कितनी प्रतिशत लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे संपूर्ण भारत में रहते हैं? तो भारत का ये आंकड़ा है 29.8%। भारत में 29.8% लोग जो है लगभग गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? इसका आंसर 11.03%। 11.03%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। बाकी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है पिछड़ा राज्य है, इसलिए इसे इस श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊंची विकास दर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, तेजी से समृद्धि में वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है, गरीबी दूर होती है। तीसरा ऑप्शन है, देश विकसित श्रेणी में आ जाता है। और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात इससे गरीबी दूर होती है और दूसरा है तेजी से समृद्धि होती है ऊंची विकास दर होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है? ऑप्शन है, न्यूनतम है, औसत से अधिक है, अधिकतम है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम है। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो न्यूनतम है, यानी कम है देश की तुलना में। यही कारण है कि बिहार में गरीबी ज़्यादा है, लगभग 41% के आसपास है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यह स्पष्ट है, बिहार की राजधानी पटना, जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला सवाल है 10 नंबर, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर जो है नेपाल से सटा हुआ है और ये काफ़ी कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.03%। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार की, पंजाब, राजस्थान, मतलब पंजाब, हरियाणा या गोवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। इनमें से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है? यानी ये अनुमान 9-10 के अनुसार पूछ रहा है, यानी 2009-10 के वित्तीय वर्ष में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो इसका आंसर है 16,119 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 16,119
₹19 2009-10 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय था बिहार का। अगला सवाल है सन 2012-13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति कितनी थी? ये भारत का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 68,757 ठीक है, 68,757 रुपये। ऑप्शन डी जो है ये है भारत का प्रति व्यक्ति आय, औसत वार्षिक आय होता है, इतना था। अगला सवाल है 15 नंबर, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति कितनी बताई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25,494 रुपये, ठीक है। ये भारत की प्रति व्यक्ति आय 2008-9 के अनुसार है 25,494 रुपये। अगला सवाल है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। गोवा तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला है। राजस्थान, ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र और पंजाब भी आय में काफ़ी आगे है। बिहार जो है ये पिछड़ा हुआ है, सबसे कम आय वाला राज्य है, क्योंकि यहाँ उद्योग भी नहीं है और लोगों में मतलब स्वरोजगार भी यहाँ पे कम ही है, जिस कारण से यहाँ की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है, राज्य की आय काफ़ी कम है। 17 नंबर है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। देखिए बिहार जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो जो भी आय प्राप्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41.4%। इससे पहले भी इसके बारे में हम बताए थे कि लगभग 41% बताए थे। 41.4% जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे, यानी BPL जिसको कहते हैं, बेलो पॉवर्टी लाइन, BPL, इसके यह एक गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है, इसके नीचे रहने वाले लोग 41% हैं बिहार में। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? देखिए हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी लगभग जो है 80% आबादी जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है अभी भी वर्तमान में। अगला सवाल है एक देश इसलिए गरीब होता है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? यानी यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो आंसर हो जाएगा रैगनन नर्कस का, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि कोई देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो पहले से ही गरीब है, यानी कहा जाता है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, यह बात यहाँ से स्पष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 सन 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 12-13 का ये आंकड़ा है, पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68,757। 68,757 जो है ये भारत का प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा है, न कि बिहार का। ये भारत होगा, ठीक है, ये भारत के प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? तो आंसर है रैगनन नर्कस ने। बिल्कुल इन्होंने ही कहा है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार, कि ये बहुत ही पहले से गरीब राज्य रहा है। संसाधनों के अभाव और उद्योगों के अभाव में आज भी गरीबी का सबसे ज़्यादा सामना बिहार जैसे राज्य को करना पड़ रहा है। अगला सवाल है 24 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो ये आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये फाइनेंशियल ईयर होता है, किसी भी बैंकिंग मतलब जो भी बैंक होते हैं ये फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च जो होता है क्लोजिंग डेट होता है।
आगे 25 नंबर, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो राष्ट्रीय आय का सृजन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक क्रियाओं से। उत्पादक क्रियाओं द्वारा ही आय का स्रोत जनरेट होता है, आय के स्रोत बढ़ते हैं और आय प्राप्त होता है। 26 नंबर है, राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि इसमें से तीनों कथन जो है सत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 2 वर्गों में। ठीक है, 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला सवाल है 28 नंबर, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है। राष्ट्रीय आय में कौन कौन चीज़ें सम्मिलित होती है? तो इसमें हमारा जो इसका दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि घरेलू आय, घरेलू उद्योगों से प्राप्त आय और विदेशों से प्राप्त आय भी हमें राष्ट्रीय आय के अंतर्गत ही काउंट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है। देखिए, जब देश की आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, वृद्धि होती है। 30 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सरकार की आय से, परिवार की आय से, या सार्वजनिक उपक्रमों की आय से, उत्पादक साधनों की आय से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्पादक के साधनों की आय से। अगला सवाल है 31 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब से आरंभ हुई? इसका आंसर है 1951-52। 1951-52 ऑप्शन नंबर बी है। इस फाइनेंशियल ईयर में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना आरंभ की गई थी। आज़ादी की बाद की बात की जा रही है। भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। ठीक है, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? यानी भारत में राष्ट्रीय आय जो है इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की है, यानी कब हुई है इसकी स्थापना, यह सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई है, 1951 में। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ऑप्शन बी 1929 से 1933 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1929 से 1933, यानी इसमें भयानक आर्थिक मंदी का सामना पूरे विश्व को करना पड़ा था। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति आय सन 1868 में कितना होने का अनुमान लगाया था? यानी पहली बार इन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है, वार्षिक आय जो है कितना था। उस समय इन्होंने बताया था कि 20 रुपये। भारत के प्रति व्यक्ति आय उन्होंने 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? देखिए, यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1868 में। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये तो 1866 दिख रहा है। ठीक है, 1866 में इन्होंने अनुमान लगाया था
इन्होंने अपनी पुस्तक का प्रकाशन 1868 में कराया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 1866 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 39 नंबर, 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? ठीक है, 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 80.388 रुपये, मतलब लगभग 80 रुपये के आसपास प्रति व्यक्ति औसत आय थी। अगला सवाल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? किसने सुझाव दिया था? तो ऑप्शन इसका है, ऑप्शन ए जो है वही आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर केन्स ने। अगला सवाल है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? देखिए, आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। ठीक है, जितना आय हुआ उसमें से उपभोग को घटा लेने पर जो बचता है वही बचत कहलाती है। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की डैश का पता लगाया जा सकता है? कौन चीज़ का? विकास दर, क्या लगता है? वार्षिक आय का, संपन्नता का, घरेलू उत्पाद का, या विकास दर का? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक संपन्नता का। बिल्कुल, किसी देश के आर्थिक मतलब प्रति व्यक्ति आय से उस देश की आर्थिक संपन्नता का पता चलता है। ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46,040 डॉलर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का आशय है ऑप्शन है संपूर्ण आय से, औसत आय से, राष्ट्रीय आय से, या सीमांत आय से। तो इसका आंसर हो जाएगा औसत आय से। ठीक है, औसत आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तरों को प्रभावित करता है? बिल्कुल, मतलब रहन सहन का स्तर जो है इसको प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। आप ही बताइए, जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होता है वो कम ही में मैनेज करता है ना अपने जीवन को, तो उसका लाइफ स्टाइल जो है थोड़ा सा कमज़ोर होता है, क्योंकि उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ता है हर चीज़ में। तो रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय। 48 नंबर, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? किसी व्यक्ति के, किसी राज्य के नागरिक के जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, या ए और बी दोनों पर? इसका आंसर हो जाएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर। ठीक है, अगला सवाल है 49 नंबर, राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है किसके लिए? तो ऑप्शन ए है उत्पादन गणना विधि से, ऑप्शन बी है आय गणना विधि से, ऑप्शन सी है व्यावसायिक गणना विधि से, ऑप्शन डी है इनमें से सभी के द्वारा। यानी राष्ट्रीय आय निकालने का यानी प्राप्त करने का कौन कौन सी विधियां होती है, ये तीनों ऑप्शन में विचार करना है हमें, या ऑप्शन डी भी है एक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी उपरोक्त तीनों विधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का गणना की जाती है। अगला सवाल है 50 नंबर, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से डैश है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से डैश है, मतलब ऑप्शन है सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, या तीनों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। अगला सवाल है, समावेशी आर्थिक विकास क्या है? समावेशी आर्थिक विकास क्या है? ऑप्शन है संतुलित विकास, समाज के गरीब वर्गों का विकास, या अगला ऑप्शन है समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, या इनमें से सभी। देखिए ये तीनों ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा होने को क्या कहते हैं? देखिए समाज के जब सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी विकास, यानी विकास सबका हो रहा है, संतुलित रूप से हो रहा है, इसलिए समावेशी विकास इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होती है? राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होता है? तो इसका आंसर है आर्थिक विकास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। अगर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को समझने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो इसे स्किप करके रोक कर एक बार फिर से पढ़ लेना है, या ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो इसको पूरा वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए और अच्छी तरह से याद भी कर लें। इस तरह से अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से टोटल ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे और सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको सब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे और सभी तरह के जो भी ज़रूरी हेल्प है वो आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।